हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं सितंबर मंथ का 12th सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर के एग्ज़ाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 74 टॉपिक हमने प्रीवियस 11 सेशन में कवर करा दिए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम देखेंगे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में, देन हम बात करेंगे स्टील फ्रैगेट तारागिरी के बारे में, देन हम बात करेंगे हेग कन्वेंशन ऑन चाइल्ड एब्डक्शन के बारे में, रबर प्लांटेशन इन इंडिया के बारे में भी चर्चा करेंगे, एक मैप बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें आज हम स्टेट ऑफ मलक्का के बारे में डिस्कस करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आज हम संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में है, जिसमें आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये यूएस लेड इनिशिएटिव है जिसका एम है स्ट्रेंथन करना इकोनॉमिक पार्टनरशिप एमंग द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। सेकंड में कहा गया है कि जो IPEF है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है एमंग्स द कंट्रीज। थर्ड में कहा गया है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वह करेक्ट है, लेकिन जो सेकेंड स्टेटमेंट एंड जो थर्ड स्टेटमेंट है वह इनकरेक्ट है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह फर्स्ट ओनली हो जाएगा। इंडिया इसका मेंबर है, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग हो जाता है। साथ ही साथ IPEF एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। इसके बाद अदर फैक्ट्स देख लेते हैं। रिसेंटली में अभी ये न्यूज़ में इसलिए रहा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं उन्होंने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को की मिनिस्ट्रियल मीटिंग को US में एड्रेस किया, जिसमें इंडिया ने डिसाइड किया कि वह स्टे अवे रहेगा। इसके जो 4 पिलर हैं उसमें एक पिलर फेयर एंड रेजिलेंट ट्रेड पिलर से इंडिया ने जो 3 पिलर्स को इसमें एग्रीड किया है, जिसमें सप्लाई चेन, टैक्स एंड एंटी करप्शन एंड क्लीन एनर्जी हैं। अब बात कर लेते हैं ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है क्या। ये एक US लेड इनिशिएटिव है जिसका एम है स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक पार्टनरशिप एमंग द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज टू इन्हेंस रेजिलियंस, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, फेयरनेस एंड कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। जो IPEF है लॉन्च किया गया था 2021 में विद द डजन ऑफ इनिशियल पार्टनर्स हु टुगेदर रिप्रेजेंट अ 40% ऑफ द वर्ल्ड GDP। इसके अलावा जो IPEF है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन ये अलाउ करता है मेंबर्स को टू द नेगोशिएट द पार्ट्स दे वांट टू। द नेगोशिएट विल बी अलोंग द 4 मेन पिलर्स पे उनके नेगोशिएशन होते हैं। वे पिलर कौन से हैं? सप्लाई चेन रेजिलियंस, क्लीन एनर्जी, डिकार्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टैक्सेशन एंड एंटी करप्शन एंड फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड। इसमें जो फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड से भारत ने स्टे अवे कर लिया है, जबकि जो 3 जो पिलर हैं उसके लिए भारत ने एग्री किया है। इसके अलावा इसके मेंबर कंट्री के बारे में देख लें तो इंडिया प्लस 13 कंट्री इसके अंतर्गत शामिल हैं, जिसमें टोटल 14 कंट्री इसके अंतर्गत शामिल हैं। इनके अगर लोकेशन देखें तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स एंड वियतनाम इसके अंतर्गत शामिल हैं। अब ये बात कर लेते हैं कि जो IPEF है वो डिफरेंट कैसे है अदर ट्रेड डील से। ठीक है, IPEF एक एग्जैक्ट ट्रेड पैक्ट नहीं है। ये प्रोविज़न करता है मल्टी पिलर्स का, जिसके अंतर्गत पार्टिसिपेंट के पास ये ऑप्शन होता है कि वह किस पिलर में शामिल होना चाहता है। इसके अलावा जो अनदर जो मल्टीलेटरल जो ट्रेड होती है उसमें टेक इट और लीव इट अरेंजमेंट होता है, जबकि इसके अंतर्गत मेंबर कंट्री को इसका पार्ट होते हुए भी इसके चारों पिलर को मानने के लिए की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इसी कारण से भारत ने इसमें जो 4 पिलर हैं उसमें से एक पिलर को स्टे अवे रहते हुए 3 पिलर पर अपना एग्रीमेंट किया है, सप्लाई चेन, टैक्स एंड एंटी करप्शन एंड क्लीन एनर्जी पे। इसके अलावा हम इसमें इंडो पैसिफिक से संबंधित एक क्वाड समिट है उसके बारे में भी देख लेते हैं। क्वाड समिट ये स्टार्टिंग में जब इस्टेब्लिश किया गया था 2007 में, और ये रहा था कब तक? अंटिल 2008 तक। लेकिन इसको रीइस्टेब्लिश इसको किया गया इन 2017 में, जो कि आसियान समिट हुई थी मनीला के अंतर्गत। मनीला में आसियान समिट हुई थी, इसको उसमें रीइस्टेब्लिश किया गया।
यह एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम है। इसके अलावा इसमें जो कंट्रीज शामिल हैं वह हैं यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया। और अगर हम क्वाड प्लस की बात करें तो क्वाड प्लस के जो मेंबर की अगर हम बात कर लें तो इसमें शामिल हैं न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया एंड वियतनाम इसके अंतर्गत शामिल हैं। अभी इसके रिसेंट की समिट की अगर बात की जाए, रिसेंट में इसकी समिट हुई थी, वह हुई थी टोक्यो जापान में, जिसको लीड किया था फुमियो किशिदा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, लीड किया गया था। इसमें इसकी लोकेशन देख लें मैप पर, इसकी जो मेंबर कंट्री की वह है आपका यूएस, जापान, साउथ कोरिया एंड इंडिया। एंड इसमें जो आसियान कंट्री हैं वह हैं वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर। इसमें जो 10 आसियान कंट्री हैं उसमें अगर लाओस, म्यांमार और कंबोडिया को छोड़ दें तो अनदर जो 7 कंट्री हैं वो इसकी मेंबर हैं। इसके अलावा इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड फिजी भी इसके अंतर्गत शामिल है। इस तरीके से इसमें 14 कंट्री मेंबर हैं। ये था हमारा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी के बारे में। इसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि दिस इज़ द थर्ड ऑफ द लाइन ऑफ 4 फ्रिगेट जो कि मेड किया गया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। ये डिज़ाइन किया गया है बाय द इंडियन नेवी का जो इन हाउस डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन है द ब्यूरो ऑफ नेवल डिज़ाइन के द्वारा अंडर द प्रोजेक्ट 75I। इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वह करेक्ट है, जबकि जो सेकंड स्टेटमेंट है वह रॉन्ग है, क्योंकि जो ये प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत नहीं बल्कि प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत इसको मनाया गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में अदर फैक्ट्स। जो बेसल है ये लॉन्च किया गया था, अप्रॉक्सीमेटली इसका जो वेट था वो था 3510 टन। ये थर्ड इन लाइन 4 ब्रिगेड है जो कि मेड किया गया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। ये डिज़ाइन किया गया है इंडिया का जो नेवी का जो इन हाउस डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन है ब्यूरो ऑफ नेवल डिज़ाइन के द्वारा। ये प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत बनाया गया है। प्रोजेक्ट 17A क्या है? ये स्टार्ट हुआ था 2015 में। इसमें इन्वॉल्व है बिल्डिंग ऑफ द 7 स्टील्थ फ्रिगेट जो कि जिनकी कॉस्ट होगी एस्टिमेटेड 50,000 करोड़। इसमें जो 7 फ्रिगेट की अगर हम बात करें तो 3 फ्रिगेट के जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया वो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड को दिया गया जो कि कोलकाता की है। इसके अलावा जो अनदर जो 4 फ्रिगेट का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वह मुंबई की मझगांव डॉक लिमिटेड्स को दिया गया। इसके अलावा इसमें फ्रिगेट एंड डिस्ट्रॉयर्स के बारे में हम देख लेते हैं। फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर का यूज़ जो बड़े वेसल्स होते हैं, बिग वेसल्स होते हैं, उनको एयर सरफेस एंड अंडर वाटर प्रोटेक्शन के लिए, थ्रेट प्रोटेक्ट के लिए इनको यूज किया जाता है। जो फ्रिगेट होते हैं जो आमतौर पर जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होती है उसके लिए एक ऑक्सिलरी कंपोनेंट के रूप में काम करते हैं जो कि एक एस्कॉर्ट के रूप में उपयोग किया जाता है। जबकि जो डिस्ट्रॉयर होता है वह वेसल्स के साथ ही इंटीग्रेटेड होता है जो कि एयर डिफेंस कंपोनेंट के रूप में उपयोग किया जाता है जो कि प्रोवाइड करता है टेरिटोरियल एयर एंड द मिसाइल डिफेंस को। इसके बाद हम इसमें प्रोजेक्ट 75I के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं जो कि सेकंड ऑप्शन में दिया गया था। प्रोजेक्ट 75I ये अप्रूव किया गया था इन 2005 में। ये पार्ट है 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्लान का, सबमरीन बिल्डिंग प्लान है उसका ये पार्ट है। इसके अलावा जो इसमें इंडिजिनियसली कंस्ट्रक्शन किया जाना है सबमरीन का जो कि इक्विप्ड होंगे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम से, AIPS सिस्टम से। इसके अलावा जो इसकी एस्टिमेट कॉस्ट है वह है 43,000 करोड़। अब अगर हम बात करें 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्लान के बारे में तो इसके अंतर्गत 24 कन्वेंशनल सबमरीन को तैयार किया जाना है इंडिजिनियसली
जो कि कब तक किया जाना है, बाय 2030 तक। इसमें जो 24 जो कन्वेंशनल सबमरीन है उसमें से 6 जो होंगी वे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होंगी। जिस अभी अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास एक ही न्यूक्लियर सबमरीन है जो कि आपकी INS अरिहंत है, INS अरिहंत। इसके अलावा हम प्रोजेक्ट 75 के बारे में भी जान लेते हैं। प्रोजेक्ट 75, इसके अंतर्गत 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन को बनाया जा रहा है। इसमें जो कि बेस्ड हैं कलवरी क्लास पर, जो कि फ्रांस की स्कॉर्पियन क्लास से संबंधित है। ये बिल्ड किया जा रहा है मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा, जो कि मुंबई में बेस्ड है। इसके अंतर्गत 6 सबमरीन बनाई जाएंगी, INS कलवेरी, देन INS खंडेरी, देन INS खरंज एंड INS बेला, INS बागसीर, INS बागीर। इसमें जो शुरू की जो 5 जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हैं इनको लॉन्च कर दिया गया है। बागीर का भी ट्रायल चल रहा है। इसके अलावा हम डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में और जान लेते हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है इन अ डिफेंस मिनिस्ट्री में, और ये डिसाइड करती है न्यू पॉलिसीज़ कैपिटल एक्विजिशन फॉर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। इसके अलावा जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होते हैं इसके चेयरमैन होते हैं। इसको पोस्ट कारगिल वार के बाद 2001 में रिकमेंडेशन दी थी रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम की रिकमेंडेशन पर इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2001 में। तो ये था डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेग कन्वेंशन ऑन चाइल्ड एब्डक्शन पर, जिसमें आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि द हेग एब्डक्शन कन्वेंशन स्पेसिफिकली डील करता है विद द इशू ऑफ इंटरनेशनल एब्डक्शन ऑफ चिल्ड्रन, जो कि उनके पेरेंट्स के द्वारा कर दिया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि द कन्वेंशन है अप्लाइज होता है ओनली टू द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 16। इंडिया ने इसको साइन किया है, थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। इसमें देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वह करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी इसमें करेक्ट है, लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है वह इनकरेक्ट है क्योंकि इंडिया ने अभी इसको साइन नहीं किया है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वह C1 and 2 ओनली। इसके बारे में अदर फैक्ट्स और देख लेते हैं। जो हैग एब्डक्शन कन्वेंशन है, जो हैग कन्वेंशन ऑन सिविल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल चाइल्ड एब्डक्शन, ये जानी जाती है हैग एब्डक्शन कन्वेंशन और हैग कन्वेंशन ऑन चाइल्ड एब्डक्शन के रूप में। द हैग एब्डक्शन कन्वेंशन है स्पेसिफिकली जो डील करती है इशू ऑफ इंटरनेशनली एब्डक्शन ऑफ चिल्ड्रन बाय पेरेंट्स। इसके अलावा जो ट्रिटी जो एस्टेब्लिश करती है प्रोसीजर जिससे कि जो बच्चे हैं उनका प्रॉम्प्ट रिटर्न करवाया जा सके, जो कि रॉन्गफुली रिटेन कर दिए गए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं फ्रॉम देयर हैबिचुअल रेसिडेंस से। इसके अलावा ये प्रोवाइड कराती है मेथड फॉर रिटर्न आ चाइल्ड व्हेन ही और सी हैज़ बीन wrongfully taken to the another country by a parents, जिसको इंटरनेशनल एब्डक्शन भी कहा जाता है, रिमूविंग द चाइल्ड फ्रॉम हिज और हर प्लेस ऑफ हैबिचुअल रेजिडेंस। तो उनके लिए ये एक मेथड प्रोवाइड कराती है कि उनको जल्द से जल्द उनकी कंट्री में लाया जाए। ये जो कन्वेंशन जो साइन हुई थी 1980 में साइन हुई थी और जो फोर्स में कब आई 1983 में। इसके अलावा जो इंडिया ने इसको अभी तक साइन नहीं किया है। जो कन्वेंशन है अप्लाई होती है ऑन द ओनली चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 16 के लिए, 16 से लोअर वाले चाइल्ड के लिए ही ये लागू होती है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है रबर प्लांटेशन इन इंडिया के बारे में। आपके सामने 2 फैक्ट दिए गए हैं जिसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि केरला इज़ द ओनली रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा है कि रबर प्लांटेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ एनुअल रेनफॉल 2000 to 4500 मिलीमीटर रेनफॉल के साथ। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। देख लेते हैं इसका आंसर।
इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है वह रॉन्ग है, जबकि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बारे में अदर फैक्ट्स और देख लेते हैं। जो केरला, अभी ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि केरला का जो रबर प्लांटेशन है वो क्राइसिस में है ड्यू टू द फॉलिंग प्राइसेस के कारण। जो केरला जो लीडिंग रबर प्लांटेशन स्टेट है इन इंडिया, केरला एंड तमिलनाडु अकाउंट करते हैं 81% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ रबर। लेकिन ओनली स्टेट नहीं है इंडिया का कि जो रबर प्रोड्यूस करता हो, अदर स्टेट्स भी हैं जैसे कि त्रिपुरा, असम, मेघालय एंड उड़ीसा। जो रबर के लिए जो क्लाइमेट कंडीशन चाहिए रहती है, ये ग्रोन इन लेटराइटिक सॉइल में ये इसका ग्रो होती है। इसके लिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए होता है जिसमें एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए 2000 से 4500 मिलीमीटर तक। इस कंडीशन में ये कल्टीवेट की जाती है। इसमें जो मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर की जो कंडीशन रहती है वह रेंज रहती है 25 डिग्री सेल्सियस मिनिमम एंड 34 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम। विद द 80% इसके अंतर्गत रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए फॉर आइडियल ऑफ कल्टीवेशन के लिए। जो नेचुरल रबर है यूज की जाती है फॉर द मेडिकल डिवाइसेस, सर्जिकल ग्लव्स, एयरक्राफ्ट एंड कार टायर्स एंड पेसिफायर्स के अंतर्गत। ये था रबर प्लांटेशन के बारे में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें इंडिया एंड ईस्ट एशिया के बीच में नेविगेशन टाइम एंड डिस्टेंस कैन बी ग्रेटली रिड्यूस किया जा सकता है। इसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें डीपनिंग ऑफ मलक्का स्ट्रेट बिटवीन द मलेशिया एंड इंडोनेशिया। देन सेकेंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि ओपनिंग अ न्यू कैनाल अक्रॉस द क्रा इस्थमस बिटवीन द गल्फ ऑफ सियाम एंड द अंडमान सी। तो इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो आंसर है। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में डीपनिंग ऑफ द मलक्का स्ट्रेट की बात की गई है, जो डीपनिंग ऑफ द मलक्का स्ट्रेट का जो इशू है वह लिंक्ड है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से, ना कि और जो कि जिसमें आते हैं इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड एंड थ्रू द पैसेज विद द लार्जर शिप, जबकि ये नेविगेशन टाइम और डिस्टेंस से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वह इनकरेक्ट हो जाएगा, जबकि जो सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 2 ओनली। इसके बारे में देख लेते हैं। जो मलक्का स्ट्रेट है वह एक मेन शिपिंग चैनल है बिटवीन द इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक ओशन। ये लिंक करता है इंडिया, चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया को। ये जो डीपनिंग का जो इशू है मलक्का स्ट्रेट, ये लिंक्ड है किससे, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, जिसके अंतर्गत इंक्रीजिंग करने की, जो वॉल्यूम इंक्रीज करने की, ट्रेड इंक्रीज करने की थ्रू द पैसेज विद द लार्जर शिप्स के द्वारा, जबकि नेविगेशन टाइम और डिस्टेंस से इसका कोई लेना देना नहीं है। जब क्रा इस्थमस की अगर हम बात कर लें तो ये एक फोकस करता है इंटरनेशनल इंटरेस्ट एज दे आर प्लान्स टू द बिल्ड अ कैनाल अक्रॉस द नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन द अंडमान सी एंड द गल्फ ऑफ थाईलैंड, जिसको गल्फ ऑफ सियाम भी बोला जाता है। ओपनिंग अ न्यू कैनाल जो कि इन अ क्रा इस्थमस can reduce the navigation time and the distance between the Indian Ocean and the Pacific Ocean, जिससे ये इंडिया एंड ईस्ट एशिया के बीच में भी नेविगेशन टाइम एंड डिस्टेंस को कम कर देगी। इसके बाद इसको मैप पे देख लेते हैं। ये है क्रा कैनाल, ये जहाँ से नेविगेशन टाइम को ये कम कर देगी, और ये मलक्का स्ट्रेट जो कि आपके यहाँ पर है मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में, तो ये इससे नेविगेशन टाइम एंड डिस्टेंस का इससे कोई इशू नहीं है, जबकि इसका इशू है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को लेकर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हम संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो SCO है क्रिएट हुआ था 2001 में जब उज्बेकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया। इसका जो हेडक्वार्टर है वह ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। तीसरे में कहा गया है कि इंडिया एंड पाकिस्तान ने ज्वाइन किया इन 2017 इन SCO अस्ताना समिट में। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट इसका फाइंड आउट करना है। देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, जबकि सेकंड स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है एंड थर्ड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 3 ओनली। इसके बारे में अदर फैक्ट्स हम देख लेते हैं।
इसमें जो SCO है एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अस्तित्व में आया था। ये पहले संघाई 5 ग्रुप के नाम से जाना जाता था। फॉर्म्ड हुआ था 1996 में, जो ट्रीटी ऑफ डीपनिंग मिलिट्री ट्रस्ट इन बॉर्डर रीजन के लिए थी। ये क्रिएशन हुआ SCO के रूप में जब इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हुआ इन 2001 में। इसका जो चार्टर साइन हुआ वो 2002 में हुआ और जो कि फोर्स में आया 2003 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वह ताशकंद में ना होकर बीजिंग चाइना में है। जो SCO की ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वह चाइनीज़ एंड रशियन। इसके अलावा जो इंडिया एंड पाकिस्तान ने इसको 2017 में ज्वाइन किया SCO की अस्ताना समिट में। इंडिया ने SCO को जो होस्ट किया था वह नवंबर 2020 में किया था। रिसेंटली अभी इसका जो मेंबर इसमें ऐड हुआ है वह ईरान हुआ है। इसके बारे में और देख लेते हैं। जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रेड्स, एक परमानेंट ऑर्गन है किसका, SCO का, जिसका हेडक्वार्टर है ताशकंद उज्बेकिस्तान में। और ये काम करता है अगेंस्ट स्प्रेड ऑफ टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। इसकी जो 9 मेंबर कंट्री हैं जिसमें चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान एंड ईरान। इसको आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं जिसमें आपका T से है ताजिकिस्तान, R से है आपका रशिया, U से है आपका उज्बेकिस्तान, C से आपका चाइना, K से आपका कजाकिस्तान, K से किर्गिस्तान, P से पाकिस्तान, I से इंडिया एंड I से ईरान। इसकी मैप पे अगर लोकेशन देखें तो इसमें रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और भी ईरान भी इसके अंतर्गत शामिल हो गया है। तो ये था आज का सेशन हमारा, जिसमें इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक GS एकेडमी। थैंक यू।